नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पर्यावरण दर्शन। दर्शकों, पर्यावरण जीवन का आधार है। जल, वायु, भूमि, पौधे और जानवर ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में निर्माण में साथ देते हैं और हमें इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने में ध्यान रखना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखें। आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण विशेषज्ञ विपिन प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करें। जी, दूरदर्शन सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम पर्यावरण पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले पर्यावरण के शब्द से ही शुरू करते हैं। परि जो आवरण से ये शब्द बना है, ये संस्कृत से लिया गया शब्द है। परि का अर्थ जो हमारे आसपास है और आवरण का मतलब जो हमें घेरे हुए है। तो आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सजीव, निर्जीव, जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, तो इन सभी को मिलके पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इसमें अगर हम बात करें प्राकृतिक पर्यावरण का, तो जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं उपलब्ध हैं, नदी, झरने, पहाड़, पठार, जीव जंतु, वो सभी जो है प्राकृतिक पर्यावरण के एक रूप है। इनको संयोजन से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। और अब हम इसी में बात करें कि आज के संबंध में तो जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, तो इसमें कई चीज़ें हैं कि अलग अलग जगहों पे जब हम जाते हैं तो प्रदूषण के कारण और कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिस वजह से आज का पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। तो उस तरीके से आप अलग अलग जगह देखेंगे कि पर्यावरण के अनेक रूप हैं। जैसे आप अगर जाते हैं कहीं पठारी इलाकों में, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, टेरेस्ट्रियल में अलग होता है। तो इस तरीके से आगे जाए। सर, पर्यावरण प्रदूषण की आपने बात की, पर्यावरण में परिवर्तन की आपने बात की। अगर कारण की बात करें तो प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। क्या कारण है? और जिस तरीके से हम देखते हैं पर्यावरण में दिन प्रतिदिन बदलाव आते जा रहे हैं, मौसम में अलग अलग परिवर्तन होते जा रहे हैं, तो क्या कारण है? प्रदूषण है वो तो है ही, और मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी प्रदान करें। जी, पर्यावरण की आज के अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो आज कई चीज़ें हैं जो कि पर्यावरण को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। प्रदूषण जो फैल रहा है उसका, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है बहुत तेज़ी से। हम यातायात के लिए व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, उनसे जो प्रदूषण निकलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, एक मेजर रीज़न जो है वो भी है जिससे कि प्रदूषण जो है पर्यावरण में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ज़रूरत है कि हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें। तो पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह के प्रदूषण होते हैं। तो जैसे आपको मुख्य रूप से जो हम देखते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। जैसे आज हम पटना जैसे महानगर शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में व्हीकल्स से ही इतनी अधिक ध्वनि होती है कि हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या के निकलते हैं जब, तो शाम को लौटते लौटते एक इरिटेशन हो जाता है। तो वो एक प्रदूषण का ही असर है, ध्वनि प्रदूषण का। वायु प्रदूषण, जैसे हम जब ट्रैफिक में होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि व्हीकल्स से निकलते हैं, इसके कारण भी हमारे स्वभाव में शाम होते होते चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो जब हम शहरीकरण में बात करेंगे तो कई तरह के प्रदूषण जो है अलग अलग सोर्स से जो है पर्यावरण में इन करते हैं। व्हीकल से, जैसे मैंने बताया कि व्हीकल से, इंडस्ट्री से, कुछ प्राकृतिक सोर्स भी हैं, जैसे आप ज्वालामुखी हैं कहीं पे, तो उनसे भी जो है वायु प्रदूषण जो है पर्यावरण में होता है। बट वो नेचुरल सोर्सेज हैं, एक लिमिटेशंस होता है। लेकिन हम जो मानव निर्मित है, जैसे कि जो व्हीकल से हो रहा है, इंडस्ट्री से हो रहा है, ये अब काफ़ी मात्रा में हो रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं अब हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी छोटी छोटी आदतों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर ज़रूरत ना है तो हम व्हीकल्स का प्रयोग कम करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक लिमिट तक किया जा सकता है, जो चीज़ें की मतलब कई कंट्रोल मेजर्स भी हैं जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो उस चीज़ों को अपना के हम आगे कर सकते हैं। सर, आपने प्रदूषण के अलग अलग प्रकार बताएं, किस तरीके से जो है वो वायु प्रदूषण होती है और जल के बारे में आपने बताया। तो ये जो प्रदूषण है ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, जैसा कि आपने कहा कई बार चिड़चिड़ापन होता है जिसकी वजह से। तो किस तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, मैं चाहूँगा उसके बारे में। प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण की वजह से, जैसा कि आपने कहा, हम ही हैं जो इसे रोक सकते हैं, हम ही है जो इसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो किस तरीके से जो है वो समस्याएँ बढ़ती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो बढ़ सकती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
जब हम स्वास्थ्य के संबंध में बात करते हैं, जो प्रदूषण से हमारा स्वास्थ्य का असर होता है, जो स्वास्थ्य का असर होता है, तो उसमें हम दो तरीके से बात करते हैं, एक आउटडोर पोल्यूशन, एक इंडोर पोल्यूशन। आज हमारे घर के अंदर भी कई तरह के पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं और कुछ पोल्यूशन जो है घर के बाहर है, जिसकी हमने चर्चा की अभी। तो पहले हम बात करते हैं घर के अंदर, क्योंकि अगर हम शहर की बात करें तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा होता है परिवार का, वो घर के अंदर ही गुजरता है। तो उसमें आज हम एसी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, घर में कई तरह के इमल्सन्स वॉल पेंट में यूज़ करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ की पेंट और इमल्सन्स यूज़ होते हैं। तो उनसे भी पोल्यूशन निकलता है, जो कि हवा में होता है। जब हम आपको अगर देखेंगे कि जब हम घर का नया पेंट कराते हैं तो कई दिनों तक जो है उसकी महक नहीं जाती है इमल्सन्स की, तो वो भी एक पोल्यूशन है जिसका कि स्वास्थ्य पे गहरा असर है। उसी तरीके से जिस तरह हम एसी यूज़ करते हैं तो उस पर कार्बन फ्लोरो CFC गैसेज जो है यूज़ होती थी, अब हाइड्रोकार्बन्स यूज़ होता है, तो उसका भी प्रदूषण एयर पोल्यूशन में असर है उसका। और उसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य पे अगर इसका असर का, तो जब हम आउटडोर में जाते हैं तो जब मान लीजिए ट्रैफिक टाइम अभी निकलते हैं मॉर्निंग पीक आवर में, तो काफ़ी समय तक हमें ट्रैफिक में गुजरना होता है, तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड का असर काफ़ी अधिक होता है। जब आप बहुत देर व्हीकल्स से ट्रेवल करके आते हैं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आलस टाइप से, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का असर होता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या हाई पोल्यूटेंट जगह पे, लाइक हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो जब वो पूरे दिन खड़े होते हैं ट्रैफिक में, तो उनको हर तरह का पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर कार्बन नाइट्रोजन, सभी चीज़ का उनके हेल्थ पे इफेक्ट होता है। SPM बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो धूल कण हवा में तैरते रहता है। तो अभी पटना में कंस्ट्रक्शन काफ़ी अधिक हो रही है, जिस वजह से SPM 5 और 10 का लेवल काफ़ी हाई है। तो डस्ट जो है काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पे है, तो वो एक मेजर पॉल्यूशन है, जो कि आपको एक तो उसका एक ये भी है कि उसका हेल्थ इफेक्ट क्या है कि आपके लंग्स पे काफ़ी असर होता है, कि जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके सांस के थ्रू जो है लंग्स में डिपॉजिट होता है, जिसका कि बैड टर्म में बहुत लॉन्ग इफेक्ट है। और अगर बात करें कि अगर कुछ कार्सिनोजेनिक डस्ट है तो वो एक टर्म के बाद जाके कैंसर भी कर सकता है लंग्स का। सर, अगर पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो सरकार भी कई तरह की पहल और योजनाएं जो हैं, स्कीम्स जो हैं वो तैयार कर रही हैं, जिससे जो पर्यावरण है वो सुरक्षित और संरक्षित रहे। मैं चाहूँगा उन प्रयासों की आप चर्चा ज़रूर करें। जी, इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा कई सारे अधिनियम बनाए गए, जिसमें सबसे पहला जो था 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना। तो ऑलमोस्ट जो भी एक्ट उसके बाद बने हैं ऑलमोस्ट इनसे जुड़े हुए हैं और इन्हीं के अंदर बने। तो इस एक्ट का मेन रूप था कि जो भी पॉल्यूशंस है उसको कंट्रोल कैसे करें, उसके मेजर्स क्या होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या होगी। तो इस संबंध में आप देखेंगे कि उसमें जल प्रदूषण अधिनियम भी बना, वायु प्रदूषण अधिनियम भी बना, जिसकी की देखरेख पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर स्टेट में जो है करती है, और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो इंडस्ट्रियल जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उस राज्य में, तो उनको कंट्रोल करना, एक लिमिटेशन देना कि हाँ इस लेवल से ऊपर आप पोल्यूशन नहीं कर सकते, चाहे वो किसी तरह का पोल्यूशन हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, इन सब चीज़ों से। उसके बाद अगर आप आते हैं कि और भी उनसे जुड़े हुए जो नियम हैं, लाइक आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, क्योंकि जिस तरह से फॉरेस्ट की जो क्षेत्रफल है वो घटते जा रहा है दिनों दिन, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर्स है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए फॉरेस्ट। आपको बताएं कि जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उनका 40% जो है ऑलमोस्ट आपको फॉरेस्ट या प्लांट कहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना हम फॉरेस्ट का कवरेज बढ़ाएंगे उतना हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। उसके लिए भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना। और भी जैसे आपको बिहार में बात करें कि हम कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे ताल तलैया हैं, वेटलैंड्स हैं, जिनका की कंजर्वेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है वाटर कंजर्वेशन से लेकर के पॉल्यूशन कंट्रोल में। तो जब हम बिहार की एक सबसे बड़ी लेक है कांवर लेक, उसको रामसर साइट के लिए 2020 नवंबर में प्रपोज मिनिस्ट्री के द्वारा जो है नोटिफाई किया गया, और अब वो कंजर्वेशन लेवल पे धीरे धीरे जा रहा है। वो करीब 65 किलोमीटर लंबा लेक है, और एक लेक, एक वेटलैंड में अपने आप की एक इकोलॉजी होती है, और वहाँ पे हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे पनपते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि कांवर झील एक ऐसा झील है कि वहाँ पे करीब 110 टाइप ऑफ बर्ड्स जो हैं हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं,
और जिनका कि वो आश्रय स्थल है उनका प्रजनन से लेकर हर प्रक्रिया वहाँ पे होती है। तो इन तरह के वेटलैंड्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। लाइक वो मोकामा टाल हो जाए या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाए, तो ऐसे जो भी क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, वेटलैंड्स हैं, इनको कंजर्व करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई अधिनियम बनाए गए हैं, कई प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी तो शिक्षा पद्धति में भी आ गया है कि जो प्राइमरी से लेकर के कॉलेज लेवल तक में सभी को जो है एक चैप्टर पर्यावरण का पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये प्रयास है कि हर किसी को पर्यावरण से जोड़ा जाए, उनकी समझ जो है पर्यावरण के प्रति जो है बढ़ाई जाए। सर, अगर बात करें भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर की, तो ये सब मिलकर, ये सब मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये हमारा दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि इसको सुरक्षित रखें और संरक्षित रखें। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, किस तरह से ये निर्माण करते हैं और किस तरह से हमें संरक्षित और सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। जी, जैसा कि हमने चर्चा किया कि जो मुख्य प्रदूषण है, प्रदूषण कई तरह के होते हैं, मगर जो मुख्य है वो आपको वायु, जल, मृदा और ध्वनि से जुड़ा हुआ है। तो वो एक जीव जंतु इसका एक पार्ट है कि इसका इफेक्ट जो है, या कोई वो जानवर हो या इंसान हो, सभी के ऊपर इसका इफेक्ट है। हमने अभी डेली हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इतना पॉल्यूशन होने से ये जीव जो है एक्सटिंक्ट कर गया। तो इसमें कई रीज़न, जैसे कि आप एक डोडो नाम का एक पक्षी था, वो ऑलमोस्ट अब एक्सटिंक्ट के कगार पे है। तो उसकी पोचिंग होती है या फिर वो पॉल्यूशन के कारण जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है, उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो इसको कंजर्व करने के लिए पहले हम अगर वायु पर बात करें कि तो हम छोटे छोटे चीज़ें जो हैं उसको अपने जीवन में बदलाव करके कर सकते हैं। बड़े लेवल पे सरकार का प्रयास है कि उसको करने का इंडस्ट्री लेवल पे, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में AC यूज़ करते हैं, तो जब ज़रूरत ना हो तो उसको कम से कम किया जाए। उसी तरीके से हम वाहन का उपयोग करते हैं तो ज़रूरत के अनुसार ही उसको यूज़ करें, या अभी जो अलग बैटरी बेस व्हीकल्स आ गई हैं उनसे प्रदूषण कम होता है तो उनको हम उपयोग में ला सकते हैं। वैसे ही जल प्रदूषण जब हम कर रहे हैं तो मिनिमम जल को हम यूज़ करें, वेस्ट ना करें उसको। और अब कई टेक्नोलॉजी भी ऐसी बन रही हैं, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, कि जिसमें कि जो आपका जल है उसको रिसाइकिल करके भी यूज़ किया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा भी इस तरह की स्थापना करनी चाहिए ताकि वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिले। वह हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कर सकते हैं अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, जो कि वर्षा का जल का संचय करके उसका हम दोबारा उपयोग कर सकें। तो ऐसे छोटे छोटे कई मेजर्स हैं। वैसे ही मृदा प्रदूषण में जो है ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक मिशन है जिसके तहत जो है कई अनुदान, कई ट्रेनिंग्स किसान को दिए जाते हैं कि वो अपना जो भी इनपुट्स, खाद जो डाल रहे हैं खेतों में, वो फर्टिलाइज़र और ये इनऑर्गेनिक ना हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, जिससे कि मृदा प्रदूषण जो है कम हो। जैसा कि हम बचपन में देखा करते थे कि थोड़ा सा भी बारिश होने के बाद जो है ना, अर्थवर्म जो केचुआ होता है वो भर जाया करता था खेतों में, अब वो दिखता भी नहीं है खोजने के बाद। तो उसका एक रीज़न है कि मृदा जो हमारी मिट्टी है इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है वो नाइट्रेट, सल्फेट यूज़ करने से, कि उसका pH मान इतना अधिक हो गया है कि वो जीवित ही नहीं रह पाता या वो नीचे चला जाता है। तो ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं तो इससे जो है वो जो जीव जंतु जो मिट्टी में रहते हैं उनके लिए वो आश्रय होता है और उनके लिए वो पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों से, चाहे वो किसान लेवल पे हो, हमारे पर्सनल लेवल पे हो, किसी इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, करके हम कई तरह के प्रयासों से पर्यावरण को बचा सकते हैं। जी सर, सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। लेकिन अगर यहाँ एक और अहम चीज़ की बात करें तो दो एक ऐसे वृक्ष हैं जो हमेशा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने में। अगर बात करें वट वृक्ष और जो पीपल का वृक्ष है उसकी बात करें तो किस तरह से ये योगदान करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये वृक्ष, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। अगर हम अपने समाज, अपने लोकेलिटी में देखते हैं तो लगभग हर जो पूजा स्थल है या सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे आपको वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष मिल जाएंगे। और पुराने जब आर्किटेक्चर में आप देखेंगे खासकर तो उसमें आपको अशोक का पेड़ जरूर दिखेगा रोड के किनारे में। तो उसका एक रीज़न था कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल में काफ़ी रोल अदा करता है। पीपल के बारे में हम सभी जानते हैं। बरगद का पेड़ भी वैसे ही आप देखेंगे कि वो हमेशा धूल से ढका होता है। उसका रीज़न है कि वो धूल को अपनी ओर अवशोषित करता है, तो जो डस्ट हमारे हवा में तैर रहे हैं ना, उनको वो क्लीन करता है।
वैसे ही अशोक का पेड़ भी वायु प्रदूषण को भी कंट्रोल करता है और ध्वनि प्रदूषण को भी कंट्रोल करता है, जो इसलिए उसको रोड के किनारे लगाया जाता था ताकि जो ध्वनि उत्पन्न हो या जो डस्ट हो उसको वो क्लीन करे। तो इसके लिए भी अभी कई एनजीओ के द्वारा भी नीम बरगद पीपल अभियान चलाया जा रहा है, जो कि जगह जगह पे इन पेड़ों को लगाया जा रहा है। और हमें भी प्रयास चाहिए कि जो हमारे जहाँ भी लगा सकते हैं हम वहाँ पे इन पेड़ों को लगाएं, ताकि जो हमारी वायु है वो शुद्ध हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि इन पेड़ों पर पंछियों को भी बड़ा आश्रय मिलता है, तो ये भी एक पॉजिटिव इसमें चीज़ें हैं प्लांट को लगाने। सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक करने की, किस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, प्रोग्राम चला रही है। मैं चाहूँगा उन अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम की आप चर्चा करें। पर्यावरण की समझ को बढ़ाने के लिए नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम इस पर चलता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, जिसके तहत जो है कई सब प्रोग्राम्स हैं। जैसे लाइक हम जो अपने करिकुलम में आज देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट का चैप्टर्स आया है, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इसमें चलाए जा रहे हैं। कुछ एनजीओज़ के थ्रू जो है जो किसान हैं या जो ग्रामीण लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका क्या रोल है हमारे लाइफ में, तब तक हम उसको कंजर्व करने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो सरकार की जो योजनाएं हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, या आप बात करें हरियाली मिशन के द्वारा, तो इसमें भी अवेयरनेस के साथ साथ खासकर प्लांटेशन मूवमेंट जो है चलाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक प्लांट लगे, लोगों में उसके प्रति जागरूकता आए कि हमें पर्यावरण बचाना है, इस पेड़ को लगाना है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह के स्कीम्स हैं। और साथ ही मुख्य चीज़ें हैं कि प्राइमरी लेवल से मिडिल में कॉलेज लेवल तक आज हम लोग देख सकते हैं कि बीटेक तक के सिलेबस में जो है इन्वायरमेंट को ऐड किया गया, ताकि वो एक हमारी जो वृद्धि है नीचे स्तर से ही पर्यावरण के प्रति जो है सेंसिटिव बने, उसको हम समझें और उसको कंजर्व करने के बारे में सोचें। सर, ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात करें तो ये क्या है और किस तरह से ये पृथ्वी पर तापमान जब बढ़ता है घटता है, इस पर इसका ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसका असर पड़ता है, क्या है ये ग्रीन हाउस प्रभाव, उसके बारे में थोड़ा रोशनी दीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस हैं कुछ जो कि एक प्रदूषण का ही सोर्स होता है। इसका मेन प्रभाव जो है हीट पे होता है। जैसे कि जब व्हीकल्स या इंडस्ट्री के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती हैं, ओजोन गैसेस निकलती हैं, तो ये जो रोल अदा करती हैं ट्रैपिंग ऑफ हीट्स में, कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं हीट के साथ में, उनको वापस जाने नहीं देती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसमें आपका वाटर वेपर का भी रोल होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि हीटिंग को बढ़ाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस न होती पृथ्वी पे तो यहाँ का तापमान -18 डिग्री के अप्रॉक्स होता। अभी जो है समान तापमान से, अब हम क्या है कि उसी चीज़ों को हमने एक्सेलरेट कर दिया है, और ऑलमोस्ट अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ऑलमोस्ट 2 डिग्री के अप्रॉक्स जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। तो ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट्स है, इसकी वजह से क्या है कि हीट जब बढ़ता है तो जब पृथ्वी का हीट बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करेंगे। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से क्या होगा कि आपका जो फ्लड है सिचुएशंस, लाइक जो वाटर का अवेलेबिलिटी है रिवर्स में या ओशियन में, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। वो बढ़ने से आपका जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जो गांव हैं छोटे, वो सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में। तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैस का। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने वही बताया कि हमें जो है मुख्य रूप से जो वायु प्रदूषण है उसको कम करना होगा, तो ही हम जो है हीट जो हमारा इतना बढ़ रहा है, इतनी गर्मी बढ़ रही है दिनों दिन, इसको हम जो है कंट्रोल कर पाएंगे। जी, अगर देखा जाए तो प्रदूषण के कारण भी आजकल अगर देखा जाए तो श्वास की प्रॉब्लम, जो सांस लेने की प्रॉब्लम है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, अभी हमारा जैसे मैं चर्चा किया कि अभी हमारा शहर में जो है बहुत अधिक समय जो आउटडोर ड्यूटी करते हैं, वो जो SPM का लेवल है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का जो लेवल है एयर में, उसके कांटेक्ट में वो रहते हैं। तो इन्हेलेशन के समय जो है वो कहीं ना कहीं सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जा रहा होता है, और वो धीरे धीरे ब्रोंकाइटिस और कई बीमारियां जो फेफड़े से संबंधित हैं उनको उत्पन्न करता है।
तो इसके लिए मुख्य इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह हम कोविड के समय में मास्क का यूज़ कर रहे थे, उस तरह से हम जब आउटडोर निकलते हैं तो मास्क का यूज़ कर सकते हैं। जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि इस टाइप्स का पोल्यूशन है, वो उनको जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो लेने चाहिए। और आपको याद होगा कि बचपन में खासकर पुराने समय में लोग गुड़ और अदरक का सेवन करते थे। उसका मुख्य रीज़न यही था कि ये बहुत क्लिनजिंग एजेंट है अपने लंग्स के लिए। तो जब भी आउटडोर जाते थे या कहीं से हम लोग आते थे तो हम वेलकम उसी से करते थे। तो वो एक मेडिकल उससे जुड़ा हुआ था कि वो खाने से जो बाहर से हम डस्ट अपने लंग्स में लेके आए हैं वो उसको क्लीन कर देता था। तो उन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। जो मेडिकल वैल्यूज़ है उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से अभी जो योग की विधि है, तो योग करके हम अनुलोम विलोम और कई सारे जो योग लंग संबंधित हैं उनको करके हम इन सब चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। सर, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत जगह पे जो फार्मिंग हो रही है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जो है अलग अलग तरह की परेशानियां लोगों को हो रही है। जो खा रहे हैं खाद्य पदार्थ में भी बहुत तरह की मिलावट, तो ये क्या कितना मुश्किल हो सकता है उनके स्वास्थ्य के लिए? तो मुश्किल है ही, हमारे जीवन में जो हमारा आधार है पर्यावरण, उसके लिए कितना मुश्किल? जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो अभी हमारे बिहार में तो बहुत कम हो रहा है। धीरे धीरे अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से फ़ायदा क्या होता है पर्यावरण को और किसान को, इसमें दोनों को फ़ायदा है। एक तो क्या है कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो जो हमारी मृदा पोल्यूशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एज़ पर द गवर्नमेंट जो है वो 3 साल तक आप जब कंटिन्यू करते हैं तो ये माना जाता है कि वो भूमि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो गई है। तो जैसे जैसे हम जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे पुराने समय में, चाहे वो सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, डीएपी हो, यूरिया हो, उसको डालने से क्या है कि एक तो साल्ट का कंसंट्रेशन उसमें बढ़ गया हमारे सॉइल में। सेकेंडरी जो भी हमारे अर्थवर्म हैं या कोई भी बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, वो सभी जो है धीरे धीरे किल हो गए। अब वो हमारी व्यवस्था बन गई कि हम जो है बाज़ार से ला करके उस खाद को डालें तो ही हम जो है कर पाएंगे। तो जिस तरीके से हमारा देश किसान प्रधान देश है और खासकर बिहार के लिए तो कृषि ही मुख्य है, तो इस संदर्भ में अगर किसान गरीब है तो वो सक्षम नहीं है कि नाइट्रेट फॉस्फेट बाज़ार से लाए, तो वो खेती नहीं कर सकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि वो आपका इन सिटू है कि आप अपने खेत में ही उसी अपने फसल से ही खाद को बनाएं और उसी को उसमें डालें और खेती को करें। तो ये क्या है कि एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी है किसान को। सेकेंडरी कि जब आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तरीके से तो आपका मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है प्रोड्यूस का। जो प्रोड्यूस आप 2 रुपये में बेच रहे हैं वहाँ वो 4 रुपये का है। तो इस तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट्स है कि जो जीव जंतु हैं वहाँ पे रह रहे हैं, उनका हैबिटेट बढ़िया क्रिएट होता है। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने पे। और जब हम बात करते हैं अपने ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट की, तो इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है कि हमने जब से ये इनऑर्गेनिक खेती शुरू की और कितने सारे बीमारी जो हैं, डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या कोई भी जो जनरल बीमारीज हैं वो बढ़ गई, या कैंसर हो। आज आप जानते हैं कि जिस तरह से पंजाब में कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, तो उसका एक रीज़न रिसर्च के बाद यही आया कि जो मैक्सिमम फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ वो मेजर रीज़न था कैंसर को बढ़ने का। और ऑर्गेनिक खेती अब हम मान लीजिए किसान कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम शहर में भी अपने छत पे कर सकते हैं। छोटे छोटे अब कई सारे ऐसे सिस्टम्स आ गए जिसको इंस्टॉल करके हम घर में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं और अपने फैमिली के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। मेरा संदेश दर्शकों के लिए यही रहेगा कि जिस तरीके से आज हमने चर्चा किया, इसको समझते हुए हम अपने जीवन में अपनाएं और जिस स्तर पे भी हम हैं, जिस लेवल पे हैं, उस स्तर पे ही प्रयास करें कि प्रदूषण कम हो। हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें, ऑर्गेनिक किसान को सपोर्ट करें ताकि ये मिशन जो है और आगे बढ़े सरकार का। और अपने लेवल पे प्रयास करें कि हम ऑर्गेनिक फूड्स का ही उपयोग करें, कम एसी और कम व्हीकल्स को यूज़ करें ताकि पर्यावरण बचे, क्योंकि अंततः हमारे जीवन का मूल आधार जो है पर्यावरण ही है। तो हमारा संदेश यही रहेगा कि हम हर स्थिति में जो है पर्यावरण के लिए खड़े रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी पर्यावरण के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के अंक में हमने बात की पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की, और हमने जाना कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना कितना ज़रूरी है और हमारा ये दायित्व है कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें। आज हमने ये भी जाना कि पर्यावरण जो है वो मूल आधार है हमारे जीवन का। अगले अंक में फिर मिलेंगे पर्यावरण दर्शन में एक नए पहलू पर चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।